से और इसमें घटना 4/1/4 को हुई थी। रिपोर्ट जो है नेक्स्ट डे हुई है और पुलिस ने चालान भी पेश किया है। हाँ। और ये प्रीडियंट राइडर था लॉर्डशिप, बैठ के जा रहा था। आप बीमा कंपनी की तरफ से किसी लाइबिलिटी क्या क्या है? कुछ डिस्प्यूट है? डिसमिस किए थे। नहीं अच्छा, हाँ, केस डिसमिस कर दिया। लाइबिलिटी इसमें लॉर्डशिप इंश्योरेंस वो तो देखेंगे तब जब है आगे की। हाँ ठीक है। व्हाट हैज इट बीन हेल्ड इन दैट ऑर्डर? ऑर्डर में क्या क्या ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया है कि मोटरसाइकिल पे ये बैठ कर जा रहा था, पीछे से एक वाहन अज्ञात कार ने डैश किया जिससे एक्सीडेंट हुआ और कार चली गई, जिसका नंबर मालूम नहीं पड़ा। फॉल्स इम्प्लीकेशन का पुलिस रिपोर्ट हुई है। पुलिस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, वो चालान जो है स्कूटर चालक जिसके पीछे ये बैठा था उसके खिलाफ पेश किया था। और पुलिस रिपोर्ट हुई है, एमएलसी हुई है, सेम डे एमएलसी में आरटीए का उल्लेख है। तो आपने किसके जिस मोटरसाइकिल जिस स्कूटर पे बैठा था उसे ये बैठा था एज ए पिलियन राइडर, उसके खिलाफ पेश किया लॉर्डशिप। उसकी रिस्क कवर थी बिकॉज द पॉलिसी जो है वो पैकेज पॉलिसी थी और पैकेज पॉलिसी में पिलियन राइडर कवर था। जी लॉर्डशिप इसमें बाकी घटना में कोई विवाद नहीं है। बीमा कंपनी को इसलिए भी छोड़ा है, साथ साथ क्लेम खारिज किया है कि चूंकि ये परमानेंट डिसेबलमेंट ये 163A में पेश किया था लॉर्डशिप मैंने। और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 163A में परमानेंट डिसेबिलिटी जो फ्रैक्चर हुए हैं लॉर्डशिप, उसको रॉड भी डाली गई थी और पसलियों में फ्रैक्चर था, सीधे पैर में इंजरी केस है। इंजुरी केस है सर। उसको 54% परमानेंट डिसेबलमेंट था और रॉड डाली गई थी, ऑपरेशन किया था। 2 सेंटीमीटर पेट में शार्टनिंग है उसके लॉर्डशिप, सीधे पैर में। इतनी सारी इंजुरीज और 54% परमानेंट डिसेबिलिटी होने के बाद भी ट्रिब्यूनल ने कहा कि सेक्शन 163A में परमानेंट डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो वर्कमैन कंपनसेशन के अंतर्गत आती है और इसलिए ये उसमें कवर नहीं होती है, इसलिए 163A में क्लेम खारिज किया लॉर्डशिप। अब लॉर्डशिप इसमें ये देखें, परमानेंट डिसेबलमेंट में जो 163A में उल्लेख है लॉर्डशिप स्पष्ट है। आई विल रीड दी 163A। मोटर व्हीकल एक्ट, motor vehicle act. Yes, the 163 special provision to the payment of the compensation on structure formula basis, notwithstanding anything contained in the act or any other law at the time being force or the instrument having in force of law, the owner of the motor vehicle of the authorized insurer shall be liable to pay in cause of death or permanent disability due to arising out the use of motor vehicle compensation as indicated is a special second schedule। 163 ये क्या डिलीट हो गया है क्या? ये कब की किताब है? हाँ, अब इसमें एक मिनट, नहीं मोटर मेरे को सेक्शन ही नहीं मिला इसमें। इस किताब में 163A है ही नहीं। लॉर्डशिप 163 में लिखा हुआ है कि परमानेंट डिसेबिलिटी। सब कुछ लिखा हुआ है, हमको मिल तो जाए। किताब में ही नहीं लिखा है 163A। दूसरी किताब पता भाई है, सेक्शन तो है 163A, वो तो अलग ही प्रोविजन है पूरा। देखो कि 163 है ही नहीं। हाँ ठीक है, आप बताओ। हाँ, अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है मोटर व्हीकल एक्ट में, इसमें लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन परमानेंट डिसेबिलिटी शैल हैव द सेम मीनिंग एंड एक्सटेंड एज द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। यानी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो परमानेंट डिसेबलमेंट की डेफिनेशन आती है वो 163A में कवर होती है। जी। अब लॉर्डशिप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में वर्कमैन जो पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट की डेफिनेशन है, क्योंकि इस केस में
अरे नहीं भाई, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट। हाँ लॉर्डशिप, हाँ इसमें कोई अंग भंग होना जरूरी नहीं है। अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, हड्डी या किसी जॉइंट में अफेक्ट हुआ है, तो वो भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत परमानेंट पार्शियल ये नहीं परमानेंट है, डिसेबलमेंट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट चाहिए लॉर्डशिप, ये दिस इज कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। ठीक। यस, इसके सेक्शन नहीं, शेड्यूल, इसके शेड्यूल में दिया हुआ है कि क्या क्या नहीं, किस किस तरह का परमानेंट डिसेबलमेंट होगा। ये लॉर्डशिप इसमें जो डेफिनेशन है उसमें मेंशन किया हुआ है। परमानेंट डिसेबलमेंट की जो डेफिनेशन है 2 में है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जी में मेंशन किया हुआ है। जी, जी, ये एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट वही है। कन्वर्ट हो गया, नाम चेंज हो गया। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का नाम कर्मचारी प्रतिकर ये अधिनियम। कब से चेंज कर दो? ये 2010 में। चलो होता है। 2015 में हुआ सर। नहीं, जी में क्या बता रहे? 2G, 10. 2G में कि किस में, कौन से जी में? यस, इसमें जो परमानेंट डिसेबलमेंट की डेफिनेशन है उसमें जी में पार्शियल अरे परमानेंट कौन से सेक्शन में डिसेबलमेंट। बता रहे हो सर? यस सर, सेक्शन कौन सा है दादा साहब? सेक्शन पूछ रहे साहब। 2 में आप परिभाषा तो 2 में आती है सामान्यतया। जी हाँ, सेक्शन बताता हूँ। डेफिनेशन का जो सेक्शन है दो, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस जो लिखी है हाँ उसमें उस डेफिनेशंस में जी में इसका उल्लेख है। जी में ABCDEFG एक मिनट, ABCD जी जी पर, हाँ पार्शियल परमानेंट। partial permanent. Partial permanent disablement means where a disablement is of the temporary nature. Such disablement as a reduce of earning capacity of a employee or any employment in which he was engaged for the time of accident resulting in his disablement, and there was a disablement is a permanent nature, and such disablement is reduced to the earning capacity in every employment which was the capable to undertaking at this time, provided that every injury specified in part schedule shall be deemed to be resulted permanent disablement. तो मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 163 में ये मेंशन किया हुआ है कि परमानेंट डिसेबिलिटी की डेफिनेशन वो होगी जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में दर्शाई जाएगी। अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट में, उसमें मेरा केस कवर होता है, इसलिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए 163A में, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ इंजरी है लॉर्डशिप देखेंगे उसको 54% परमानेंट डिसेबलमेंट है, उसको 2 सेंटीमीटर उसका पैर छोटा हो गया है, रॉड डाली गई है, 2-2, 3-3 फ्रैक्चर है पैर में, रिब्स का फ्रैक्चर है, तो इसलिए डॉक्टर ने ये सर्टिफिकेट देके मेंशन किया है। तो मेरा केस 163A में ट्रिब्यूनल ने इसलिए निरस्त किया कि मेरे को जो परमानेंट डिसेबलमेंट की डेफिनेशन में मैं कवर नहीं होता हूं जो मोटर व्हीकल एक्ट की 163A में दर्शाई है, परंतु 163A में यह भी दर्शाया गया है कि परमानेंट डिसेबलमेंट की डेफिनेशन वो होगी जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में दर्शाई हुई होगी। तो उसमें से सेक्शन 2 डेफिनेशन में जी में मैं कवर होता हूं और इसलिए आई एम एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। ये मेरा निवेदन है इसमें, क्योंकि इस बेसिस पे मेरा क्लेम निरस्त हुआ है कि मैं 163 में परमानेंट डिसेबलमेंट की श्रेणी में नहीं आता हूं। एक तो ये आधार है लॉर्डशिप, दूसरा एक्सीडेंट घटना के समय जो पूरा उल्लेख है लॉर्डशिप, पॉलिसी इनकी जो है वो पैकेज पॉलिसी है। मैं पिलियन राइडर था, मुझे किसी वाहन ने टक्कर मारी थी, मैं किसी भी वाहन से क्लेम कंपनसेशन ले सकता हूं लॉर्डशिप। इसके संबंध में ये सुशीला भदौरिया का केस है, जॉइंट टॉर्ट फिशर, यदि 2 वाहनों की टक्कर हुई हो तो मैं एज ए किसी भी वाहन से क्षतिपूर्ति पाने का पात्र हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस वाहन के खिलाफ प्रकरण पेश किया जिस पर मैं बैठा था, क्योंकि उसमें मेरी रिस्क कवर थी और ये पैकेज पॉलिसी है लॉर्डशिप। दूसरा ये द सिमिलर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट केस है लॉर्डशिप, इसमें भी मेंशन किया हुआ है कि किसी भी वाहन के खिलाफ लिया जा सकता है। ठीक है, वो सेटल क्वेश्चन। जॉइंट आर्ट फीचर्स हैं तो उसमें से किसी के खिलाफ हो सकता है। और कुछ? हाँ, अब मेरा निवेदन है कि
क्लेम डिसमिस करते समय कोर्ट ने इसमें क्षतिपूर्ति का निर्धारण भी नहीं किया लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप इसको 54% परमानेंट डिसेबलमेंट का शार्टनिंग था और घटना के में मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल ने ये मेंशन किया है। ये है। नहीं नया नहीं किया, वो तो बहुत पुराना सेक्शन है, वो तो 63 इसमें पता नहीं कहाँ किताब में नहीं है। और दूसरी किताब देखो। हाँ तो उसको ओमिट ही कर दे। हैं? नए में तो ओमिट ही कर दे। हाँ वो नया होगा इसीलिए नहीं दे Yes, sir. हैं? 163 स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा एक बार कोई स्ट्रक्चर फार्मूला हटा दिया है। हटा दिया। हाँ तो अब ने वर्तमान में, लेकिन वो एक्सीडेंट जब हुआ था, जब पेश किया, तो वो पुराना इसीलिए नहीं है इसलिए वो पेश किया है। जी। लॉर्डशिप घटना के संबंध में पुलिस केस रजिस्टर्ड हुआ है मोटरसाइकिल या स्कूटर के खिलाफ, और इसमें एमएलसी में भी मेंशन किया हुआ है कि वो उसी समय हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में उसका उपचार हुआ था, और ऐसी स्थिति में 163 में कुछ लिमिटेड अमाउंट रहता है, नहीं लिमिटेड कुछ इलाज का भी लिमिटेड है, कुछ 1000 रुपए सालाना इनकम मानी जाती है डेथ केस में, और बिल जो है वो एक बार में 40,000 से ऊपर है तो आएगा ही नहीं। नहीं, वो इनकम 40,000 वो डेथ केस में लॉर्डशिप, तो इनकम जो इसमें मानी जाएगी वो 40,000 से कम मानी जाएगी, और उसके बेसिस पर ईयर ऊपर मैंने अपनी इनकम उससे ज्यादा बताई भी नहीं है इसमें। क्या क्या क्लेम किया था आपने? यस, क्या क्लेम किया था आपने? कितना अमाउंट क्लेम किया था? इन्होंने 3,000 क्लेम किया। 3,000 बताई तो 36,000 नहीं नहीं नहीं, होती है मतलब लॉर्डशिप। 5 लाख रुपए आपने मांगे थे इसमें। हाँ तो वो डिमांड तो मैं कर ही सकता हूँ, हाँ नहीं बिल्कुल कोर्ट को हाँ हाँ किस आधार पर डिसाइड करना है ये कोर्ट के डिमांड पास। करना आपका काम है, खारिज करना कोर्ट का काम है। हाँ हाँ, तो वही हुआ है इसमें, और वो बारीक बारीक ग्राउंड के आधार के ऊपर 2008 में सब इस तरीके से केस खारिज किया गया था कि जैसे पूरी तरीके से। देखो इसमें तो उन्होंने घटना ही नहीं मानी। आपने किस किस वाहन के अगेंस्ट लगाया था? और खुद के स्कूटर के अगेंस्ट, हैं? खुद के स्कूटर के अगेंस्ट। खुद का नहीं है वो, उसके भतीजा, भतीजे का है, बात एक ही है ना। हाँ तो उसमें बात एक ही और क्या कैसे है? दुर्घटना वाला योग्यता है, ये तो कोई प्रमाणित नहीं है दुर्घटना। सदा जी क्या कहना है अपना? जैसे- मैं थोड़ा पढ़ दूं। आपकी बात हो गई? हाँ मेरा कहना है कि मैंने दुर्घटना सिद्ध की है, पुलिस पेश के पेपर्स पेश किए, एमएलसी और परमानेंट डिसेबलमेंट सर्टिफिकेट पेश किया है, मुझे डिसेबलमेंट है, घटना सिद्ध हुई है, तो नो फॉल्ट में 163A में क्षतिपूर्ति मुझे मिलना चाहिए, और उसका इंजुरी के हिसाब से 3,000 के हिसाब से उसको 54% डिसेबलमेंट है, यदि 50% भी उसकी डिसेबलमेंट कोर्ट हेल्ड करे तो 25% से हेल्ड करना चाहिए, करता उसका क्या multiplier क्या करता जो था? कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए, जो कि ट्रिब्यूनल ने असेस ही नहीं किया लॉर्डशिप। तो आपके नजर में क्या हो रहा था? कि आपने कितना एसेस किया था? आपने तो 5 लाख एसेस किया हाँ था। मैंने 5 लाख असेस किया है, बस किस ग्राउंड, किस आधार पे, किस तरह से? सब डिसेबलमेंट 50% डिसेबलमेंट को मानते हुए, और 3,000 के हिसाब से एज कितनी थी इसकी? एज इसकी लॉर्डशिप 54 साल। 54 साल। हम्म हाँ तो ठीक है, जो 54 साल में भी जो मल्टीप्लायर होता है पहले किताब हाँ 5 साल का, हाँ पेन एंड सफरिंग का मिलना चाहिए, सभी हेड में पैसा मिलना चाहिए, लॉस ऑफ वर्क में मिलना पहले तो चाहिए। 163 है, देख लूं पहले, उसमें मेरे को ऐसा है कि उसमें लिमिटेड ही था, तो उसका शेड्यूल ही अलग है। ये नहीं 163 ए का शेड्यूल अलग दिया हुआ है ना, देखो निकालो जरा शेड्यूल निकालो है। नहीं नहीं ये किताब में भी है, इसमें इस किताब में है, इसका शेड्यूल बताना। शेड्यूल लास्ट में आता है। सेकंड शेड्यूल है। हाँ वो सेकंड शेड्यूल है, ये जो उसका दिया है उसके। हम्म 163 ए।
इसमें मेंशन किया मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए दिलाए जा सकते हैं इंजरी के केसेस में। ये शेड्यूल में शेड्यूल इसमें लर्शिप इसमें मल्टीप्लायर उल्लेख है 50 से 55 तक का 11 का 50 से 55 में 11 का लिखा हुआ 11 का मल्टीप्लायर। और मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? मेडिकल एक्सपेंसेस ये नीचे आया है लर्शिप जितने आप सिद्ध करो या 15,000? 15,000 मिनिमम। मिनिमम नहीं मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम सॉरी। और या अगर कम सिद्ध कर पाते हो तो वो मिलेंगे। और फिर अच्छा फ्यूनरल से मतलब नहीं, पेन एंड सफरिंग में मैक्सिमम सब वही मेरे को ध्यान था कि इसमें सब फिक्स दिया हुआ है कि कितना जो है पेन एंड सफरिंग 5,000। एक चलो ये वाला बोलिए साहब। सर मैं मेरा बात पर पढ़ लूं पैरा एक। जी बात पर का पैरा फर्स्ट। क्या घटना दिनांक 4/1/24 को समय 8 बजे रात AB रोड शनिवार दर्पण प्रेस के सामने विपक्षी क्रमांक 2 द्वारा वाहन स्कूटर क्रमांक MP09 Q2885 2885 को चलाकर नाथूरार को टक्कर मारी। प्रमाणित नहीं। प्रमाणित नहीं। नंबर 2, क्या उक्त घटना के परिणाम से प्रार्थी को स्थायी प्रमाणित नहीं, जो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग है। ना ठीक है, ये अब मैं इसको- प्रमाणित मैं- क्यों नहीं है? मैं वो पढ़ता हूँ सर। हाँ। पैरा 8 से मैं पढ़ रहा हूँ सर। पैरा 8 हाँ अब जल्दी। इसी पर्टिकुलर इशू पे बताओ क्या है। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं बढ़ दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दावेदार ने अपने पक्ष के समर्थन में MIG इंदौर के अपराध क्रमांक 24/2004 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदर्शनी 1, दावेदार के डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्शनी 2 और प्रदर्शनी 3 उसके इलाज के संबंध दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। दावेदार ने स्वीकार किया घटना के समय स्कूटर इतने इतने का बैठा था, उसका भतीजा मनोज धीरे धीरे चला रहा था, तभी आक्रामक वाहन जो अपना ऑफेंडिंग व्हीकल सफेद कार सामने से आकर स्कूटर को टक्कर मार दी। मनोज ने अज्ञात कार सामने से आना और स्कूटर पर टक्कर मारने के कथन दिया है, किंतु प्रदर्शनी 1 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कार का पीछे से आना और उसके चालक द्वारा स्कूटर टक्कर मारने का उल्लेख है। ये थोड़ा सा था इम्पोर्टेंट। हाँ अब पैरा 9, दावेदार स्वीकार करता है कि उसके भतीजे स्कूटर चालक के विरुद्ध पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। स्कूटर चालक के विरुद्ध नहीं हुई, ये कह रहे दर्ज है FIR। घटना कार वाले की लापरवाही से हुई थी। प्रदर्शनी 1 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दावेदार या मनोज द्वारा लेखबद्ध नहीं कराई गई। इस लेखबद्ध करने वाले पुलिसकर्मी को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करके दस्तावेज को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया। पुलिस वाला जिसने किया है उसको प्रमाणित। प्रदर्शनी 3 का डिस्चार्ज कार्ड में उल्लेख है कि नाथू लाल को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिनांक 2/1/4 को वाहन से दुर्घटना हुई, चोटें आई। 2/1 यहाँ ये 4/1 बता रहे हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा 9। प्रदर्शनी डिस्चार्ज कार्ड लेके नाथूलाल को 2/1/2004 को। हाँ और डिस्चार्ज कार्ड में क्या है? डिस्चार्ज कार्ड में 4/1 को ही है सर। 4/1 को चोटें लगी, भर्ती हुआ, RT लिखा हुआ अरे है। एक मिनट, जो इसमें लिखा हो अलग है, इसलिए दिखाओ। प्रदर्शनी 3 दिखाओ। ये देखिए सर, एग्जिबिट P2 देखिए, MLC एग्जिबिट P2। एग्जिबिट P2 ये ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम का है लॉर्डशिप। MLC एग्जिबिट P2 4/1। डिस्चार्ज कार्ड एग्जिबिट P3 में क्या लिखा है? हाँ MLC देखें। अब आपकी बहस हो गई है ना, हम आपके कहने से हम नहीं देखेंगे। जी। इसमें डिस्चार्ज कार्ड में तो मेरे को कोई डेट नहीं दिख रही है। अभी ट्रिब्यूनल में फाइंडिंग दी है 2/1 तो वाहन नहीं, डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्शनी 3 जो लिखा हुआ है, तो ये डिस्चार्ज कार्ड तो है, और इसमें डेट ऑफ एडमिशन 7/1 लिखी हुई है और डिस्चार्ज 16/1 को लिखा हुआ है। अब तो 7 है तो मतलब वो 2 को है ही नहीं। नहीं, और इसमें जो आप कह रहे हैं एग्जिबिट P2 में, यस एग्जिबिट P2 में ये
वहाँ वहाँ एडमिट 4-1 को है, फिर डिस्चार्ज कार्ड 7-1 को कैसे हुआ? वहाँ पर एडमिट हुआ है 4-1 को और डिस्चार्ज हुआ है 5-1 को। हाँ। ठीक है, और आगे कुछ बताना अपने को? हाँ, बता रहा हूँ। प्रारंभिक इलाज और एमएलसी गेटर के आधार पर किया गया है। मनोज ने घटना के संबंध में पुलिस ने उसके बयान लिए हैं। इससे प्रकट है कि वाहन दुर्घटना बाबत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और दावेदार किसी कार्रवाई के लिए दस्तावेज अभिलेख प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किए हैं, ना मंगाए जाने का कोई प्रयास किया है। सेकंड थिंग, दुर्घटना के बाद आए दावेदार के डॉक्टरी परीक्षण को रिपोर्ट तथा एमएलसी रिपोर्ट को अभिलेख पर प्रस्तुत न करना, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना दावेदार को मामले को संदिग्ध बताता है। दावेदार घटना के बाद इलाज और परीक्षण वाले किसी चिकित्सक की साक्ष्य हेतु अधिकरण समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रदर्शनी 2 का डिस्चार्ज का जारी करने वाले चिकित्सक को भी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रदर्शनी 3 में दावेदार का अस्थिभंग हो जाने का उल्लेख किया गया है। उसका मूल आधार दुर्घटना के तुरंत बाद किए गए दावेदार के एक्सरे और एमएलसी रिपोर्ट के अभिलेख पर दावेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए। दुर्घटना में वहाँ गंभीर उपस्थिति स्थायी अवज्ञा किए जाने को प्रस्तुत किया, किंतु 21/10/2004 को लिए गए एक्सरे की रिपोर्ट की प्लेट और संबंधित रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई एक्सरे रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किए। दावेदार द्वारा चोटें आने के संबंध में प्रमाणित नहीं है। इस उपलब्ध में शायद प्रमाणित होता है दावेदार द्वारा अपने अनावश्यक क्रम 2 स्कूटर क्रमांक के चला जाने न्यायालय को दुर्घटना टक्कर मारने उपस्थित है। स्कूटर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई तो नहीं। दावेदार इसमें सब और इम्पोर्टेंट ये जो है, ये जो पैरा 13 मनोज कुमार दुर्घटना दावे फ्रैक्चर होना का कथन किया है। डॉक्टर आहूजा के साक्ष्य में कथन दिया है कि 7/1/2000 को नाथूलाल को आनंद अस्पताल इंदौर में पहली बार देखा था। उस समय उसकी दाहिनी छाती की पसलियों में जगह फ्रैक्चर थी। दाहिने टखने दाहिनी टांग के निचले हिस्से में जोड़ पाया गया था। ठीक है, टिबिया हड्डी जोड़ के अंतर्गत फ्रैक्चर पाया गया। जिन्होंने ऑपरेशन का दांत डाल के स्क्रू निकाले, प्लेट प्लास्टर किया है। डॉक्टर आहूजा ने दिनांक 7/1/4 को अनुसार दावेदार को अस्थिभंग पाए जाने का कथन किया, किंतु किसी एक्सरे रिपोर्ट की को समर्थन नहीं है, इसलिए डॉक्टर आहूजा के द्वारा दिए गए विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कथन। अब इसके बाद मैं और आगे आता हूँ थोड़ा। अब ये इधर आता है क्षतिपूर्ति दावा जो है दुर्घटना में स्थायी प्रमाणित नहीं हुआ है। ये पैरा 17 में दावेदार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1963 के तहत प्रावधान अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने वर्तमान प्रस्तुत किया है। दावेदार बताए अनुसार वाहन दुर्घटना उसे स्थायी अयोग्यता प्रमाणित नहीं हुआ है। वाहन दुर्घटना कार की चालक की अपेक्षा परिणाम स्वरूप होने से पुलिस को जो सूचना दी गई थी उस संबंध में कार्रवाई के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत न करके दावेदार द्वारा विशेष प्रावधान के अंतर्गत क्षतिपूर्ति चाहिए। इस प्रावधान से किसी मोटर दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अयोग्यता के संबंध में वाहन का स्वामी अधिकृत बीमा करती वारसानी घायल क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए दायित्व होते हैं। अभी थोड़ा सा और इधर लास्ट में अभी पैरा इसमें आता है 19 में लास्ट में क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के दायित्व होना संविदा के अनुसार स्वीकार किया है, इसलिए बीमा कंपनियों से प्रस्तुत साक्षी राजेश की साक्ष्य भरोसेमंद नहीं है। उसके कथन को आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वर्तमान वक्त में स्कूटर का विलुप्त होना बताया गया है। इस पर पीछे पिलियन राइडर की होने वाली बीमा कंपनी दायित्व नहीं है। इस संबंध में थोड़ी सी जजमेंट है। तो लास्ट में ये आता है एक्चुअल ना तो डिसेबिलिटी प्रूव हुई है, ना ही कोई अपना एक्सीडेंट प्रूव हुआ है, और इसलिए जो है सिर्फ तो उनका खुद का भतीजा था तो उन्हें स्टिकर लगा दो और एग्जामिन भी नहीं हुई, इसी केस डिसमिस किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें स्पष्ट ये कहा गया फैक्टम ऑफ मोटर एक्सीडेंट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस इज नॉट एप्लीकेबल। मैंने तो घटना सिद्ध की है, पुलिस रिपोर्ट पेश की है, एमएलसी एग्जिबिट P2 पेश की है, जिसमें रिपोर्ट कहाँ है?
ये है ना रिपोर्ट, रिपोर्ट एग्जिबिट हुई ना सर, एग्जिबिट पी, एफआईआर पेश की है लड़के। तब बताओ ना कहाँ है? हाँ एफआईआर पेश की, यस, एफआईआर एग्जिबिट P2, P1 लड़के, एफआईआर एग्जिबिट P1। इसके खिलाफ की है? हाँ इसमें लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये 5/1 की एफआईआर है, क्योंकि रात की घटना है इसलिए दूसरे दिन सुबह 5/1/2004 की एफआईआर है, एग्जिबिट P1 है, इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है यह कि मैं थाना एमआईजी कॉलोनी के पद पर उपस्थित हूँ, दिन अपराध क्रमांक सो एंड सो, मजरू नाथूलाल पिता सुखलाल बामने ने निवासी सो एंड सो ने रिपोर्ट किया है, उसका उल्लेख किया लड़की। अरे पर उसको प्रूव तो नहीं किया। नहीं, एग्जिबिट P1 प्रूव हुई है सब एफआईआर, पैरा पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है, पैरा 9 में एफआईआर आ प्रूव हुई है। और इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में कुछ कहना है सदा जी अपने को? मैं सब एक थोड़ा सा आपको पैरा 5 और पढ़ दूं थोड़ा सा लास्ट का। दावेदार ने मनोज की दुर्घटना के चाल मनोज की लापरवाही इसे दावेदार बीमा कंपनी को छुपाने का पाप, ये तो हमारा जवाबदार नहीं। दुर्घटना में पुलिस ने अज्ञात वाहन के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया जिसका खात्मा लगा दिया गया था। प्रकरण में खात्मा लगा दिया गया और इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई इस स्कूटर के खिलाफ। नहीं, इसको स्कूटर जरूर के और- स्कूटर और- के खिलाफ हुई कि नहीं चलो हुई, मैं बात ये मुद्दा अच्छा नहीं है। ये इसको एफआईआर जो कह रहे हैं हुई है, हाँ, तो इसमें जो पैरा 9 में दिया है, लेखबद्ध करने वाले पुलिसकर्मी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दावेदार लेखबद्ध कराई गई। इस लेखबद्ध करने वाले पुलिसकर्मी को अधिकारी से प्रस्तुत करके दस्तावेज को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया। पैरा 9 में नीचे दिया है, वो 5th लाइन आपका क्रॉस एग्जामिनेशन क्या था इससे? है। आपका क्रॉस एग्जामिनेशन क्या था इसमें? इस क्रॉस एग्जाम तो एट प्रेजेंट नहीं है अवेलेबल। अब ये क्लेमेंट ने किया है, आपका क्या कहना रहा है इस पे? क्लेमेंट नाथूलाल ने बयान दिया है कि इसमें एफआईआर तो प्रमाणित, उसने लिखा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई है, प्रदर्शी 1 है। घटना की रिपोर्ट होना प्रमाणित हुई है, एमएलसी पेश की गई है। अब इनका ऐसा कहना है कि उसको नहीं बुलाया, उस डॉक्टर को नहीं बुलाया, वो पुलिस वाले को नहीं बुलाया जिसने एफआईआर लिखी। ये क्रिम मोटर एक्सीडेंट मोटर व्हीकल एक्ट में कंपनसेशन के केसेस में इस प्रकार की साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक्सीडेंट होना प्रूव किया लॉर्डशिप इस केस में पूरी तरीके से। डिसेबिलिटी प्रूव नहीं है तो इसलिए कोई टाइटल नहीं है। बता दिया लॉर्डशिप, दोनों चीजें बता दी कि वो कवर होता है। डिसेबलमेंट नहीं है तो 163 में क्या मिलता है? 163 भी लगाया इसी नहीं 163 में मिलता क्या है अगर डिसेबलमेंट प्रूव नहीं है तो? लॉर्डशिप 163 में उसको फिर ग्रीवियस इंजरीज के हेड में देखना पड़ता ग्रीवियस इंजरीज की हेड में ना। है। अगर डिसेबिलिटी प्रूव नहीं है तो ग्रीवियस इंजरी। अब 1 मिनट ये जो है इसमें फिर ग्रीवियस इंजरी के हेड में और इसका अलग से ही दिया हुआ है, ग्रीवियस इंजरी है तो 5000, नॉन ग्रीवियस इंजरी है तो 1000। बस वही टाइटल। बहुत पुरानी स्थिति, उसके बाद की तो उसके बाद की स्थिति क्या बदली? 163 में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? मेरा 100 मेरा निवेदन है कि मैंने डिसेबिलिटी प्रूव की है लॉर्डशिप, और डब्ल्यूसी एक्ट में पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी में मैंने डिसेबिलिटी किसने प्रूव की बताओ? डॉक्टर का बयान कराया वो लॉर्डशिप। डॉक्टर के बयान कराए हैं, सर्टिफिकेट भी है उसका। हाँ डॉक्टर के दिखा। बयान कराया। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जो है खारिज हो गया होगा, अगर कुछ हो सकता है तो दिखा। डिसेबलमेंट के संबंध में क्या है? कोई सर्टिफिकेट है? मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा है इसमें, 16 इंच मेडिसिन हॉस्पिटल डिसेबिलिटी असेसमेंट प्रदर्शी 32। क्या वकील साहब भी आ गए ऐसे कि चलो कर आते हैं बहस। क्या पाया भाई इन्होंने? नाथूलाल बामने वही डॉक्टर आहूजा वाला जो हमने पढ़ा है सब। नहीं एक इसमें वो एक लगा हुआ है डिसेबिलिटी असेसमेंट
तो वही मैं देख रहा हूँ कि क्या फाइनली क्या पाया उन्होंने। उन्होंने 54% इम्पेयरमेंट पाया जी और 54% पाया। अगर 50% भी हो, गुप्ता जी कुछ मदद करो उसमें। जैसे कि अगर 50% इनका माना जाए कि डिसेबलमेंट है, तो इनको तो डॉक्टर ने अगर 50% बताया तो उसका 1/3 माना जाना चाहिए। पर ये प्रूव ही नहीं है ना वो। नहीं, उसका 1/3 क्यों माना जाना चाहिए? सर जजमेंट्स हैं कि फॉर होल बॉडी, अरे वो ठीक है, वो अपन फॉर देखेंगे। पर्टिकुलर लिम्ब वो जो 1/3 हो जाएगा। वो बिल्कुल वो अपन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, नहीं भी कर ऑप्शन ही नहीं है। और इनके विश्व हिसाब निर्माण- से इनका बनेगा क्या, वो देख रहा हूँ मैं। लिए टैक्स के समर्थन में नहीं। देखा जरा वो कैलकुलेटर निकाल। डॉक्टर आपका रिकॉर्ड इसकी एज बताई है आपने? 54 ईयर। 50 कोई कागज है उसका एज का? समर्थन नहीं बना, नहीं। प्रूव नहीं हुई। वो विवरण नहीं ये मानी। जो बताई है उसके संबंध में तो कोई कागज नहीं है, पर वो पाया गया था प्रमाण तक। इनमें क्या लिखी हुई है? इनमें जो असेसमेंट वगैरह के हैं, इसकी एज के संबंध में कोई कागज नहीं दिया। जी नहीं थी है। तो प्रस्तुत नहीं किया ना। तो जहां से इंश्योरेंस नहीं मिलता वो अपना सर ये तो नहीं है। एमएलसी में भी उसकी एज लिखी हुई है, एमएलसी एग्जिबिट P2 में भी लिखी हुई है, कितनी एज लिखी हुई है? उसमें तो 47 ही लिखा है। दाहिने पैर का स्पेशल पूरी P2 में। बॉडी का भी कम माना नहीं है। है। वही तो इसलिए होल बॉडी का 1/3 आपने क्या बताई? तो ये 54 एग्जिबिट P2 में 54 लिखा हुआ है सर। जो एमएलसी रिपोर्ट है इसमें 54 लिखा हुआ है डॉक्टर ने। और ये घटना के तुरंत बाद रात को 8:30 बजे घटना हुई और 10:15 बजे हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश में ले गए सब एग्जिबिट P2 में। और इसमें उल्लेख है आरटीए मोटर दुर्घटना हुई और स्कूटर का नंबर भी मेंशन किया हुआ है एग्जिबिट P2 में देखें। अरे भाई साहब, इसमें एज भी लिखी है। थोड़ा रुक तो जाओ। 50% डिसेबलमेंट है ये। अगर 11 का लगता है, इसकी इनकम आपने कितनी बताई? 3000। जी हाँ। कब का एक्सीडेंट था ये? 4/1/2004। 2004 का। और ये ग्रेटर नर्सिंग होम को जो बता रहे 4 का एडमिशन है, उसको डॉक्टर को वहाँ प्रूव कराया नहीं उसको डिस्चार्ज। नर्सिंग होम के एमएलसी को भी ये हर एक को एग्जामिन करना जरूरी थोड़ी। 163 में तो एक्सीडेंट ही प्रूव करना है ना मुझे। इसको जो है 3000 से होती है 36,000, और 36,000 अगर होती है तो गुप्ता जी इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह का भी कुछ है प्रावधान कि नहीं है? कि सर मेडिकल एक्सपेंसेस है। नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ करने का प्रावधान? नहीं सर, अटेंडर और ये कुछ भी नहीं है। नहीं, हम आप जो कह रहे हैं आप समझ रहे। पर्सनल एक्सपेंसेस जो करते हैं 163 जो इंजरी में नहीं करते। इंजरी में करते भी नहीं। डेथ केस में होता था। तो अगर इसकी आय 36,000 पर ईयर है, 50% डिसेबलमेंट है, तो कितनी हो गई? 18,000 मानी जाएगी। जी सर, 18,000 ही मानी जाएगी। जी। और 18 में 11 का मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लायर। लेकिन लाट से 54 कैसे मानी जाएगी? एक लिम्ब का है वो। एज की बात कर रहे हैं। एज 54। हाँ, यू डिसेबिलिटी भी 54। ठीक है, मैं देखता डिसेबिलिटी 54% 100 नहीं ले सकते क्योंकि 1/3 करना पड़ेगा। 1/4 करना पड़ेगा ए- तो ए- एक ए- लिम्ब का, एक पैर। फॉर ए पर्टिकुलर लिम्ब माय लॉर्ड। हूँ। डॉक्टर ने क्या बयान दिया इस संबंध में? उन्होंने कहा था 54% होल बॉडी का। उनके दाहिने पैर के मान से 54% स्थायी ओके, अपंगता का ये प्रमाण ला। पत्र दिया। बाबू ये उठा। हर्ट। चल इसको तो सर एक लमसम अमाउंट करके, क्योंकि 2004 का है। हाँ, वो वही रहेगा। तो देखिए जो है, वकील साहब ने कहा कि खारिज होने से बेहतर कुछ मिल जाए। हाँ जी। नहीं, होता तो है सर। हैं? एक्सीडेंट तो नहीं है, एक्सीडेंट प्रूव है और उसी दिन एडमिशन है। क्लेम भी मेंटेनेबल। हम्म। और उसमें इंश्योरेंस में कवर्ड भी है। यस, पिजन राइडर। ये तीनों और तो एडवोकेट वाली इसमें। दवे साहब के फेवर।